हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं ना, तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। क्योंकि देखिए, जितने भी दीर्घ क्वेश्चन है ना, उसमें कई कई छोटे लघु प्रश्न छिपा हुआ रहता है। इसी वजह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप अपने रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि शिक्षा का क्या अर्थ है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? कहते हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य से परिचित होना, कि जीवन का सच्चाई क्या है और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना। क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर है, जीवन गूढ़ है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं तथा एवं चिंता है। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण करती है। भय के कारण मेघा शक्ति कुंठित हो जाती है। कहते हैं कि भय के कारण क्या होता है, मेघा शक्ति कुंठित हो जाते हैं। शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करता है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे, शिक्षा का यही कार्य है। कहते हैं शिक्षा का कार्य है कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना, यानी कि उसको सॉल्व करना। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत हो रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप से भयभीत है और यहाँ भय है, कहते जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं। निसंदेह यह मेघा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मेघा शक्ति, कहते मेघा शक्ति क्या है? कहते मेघा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सके। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकते। कहते हैं कि यदि आप भयभीत हैं तो आप कभी मेधावी नहीं हो सकते, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वह महत्वाकांक्षाएं फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपको
कहानी के तौर से सुनना है। आप क्या करें, सबसे पहले हेडफोन लगाए और प्रेम से सुने और ध्यान से। जैसे ही आप सुनते हैं ना, समझिए आपका आधा काम हो गया, यानी कि आप 50% आपको याद हो जाएगा सिर्फ अच्छे से सुनने से। अब बात रहा इसको लिखने का, तो आपने जितना भी, एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके देख ले और अपने से इसका क्वेश्चन लिखे और अपने से उसको लिखने का प्रयास करें। और जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूठन कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। जूठन जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, और जूठन ये क्या है, ये आत्मकथा है। इसका आंसर लिखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य लेखन में 2 धाराएं आज प्रमुखता से बह रही है, एक दलित लेखन एवं दूसरा नारी स्वतंत्र विषयक लेखन। दोनों ही सदियों से समाज के कमजोर वर्ग रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित पीड़ा को अभिव्यक्ति देने वाला लेखक है। ये जो कहते हैं ना ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित पीड़ा को समझाने वाला यानी अभिव्यक्ति देने वाला लेखक है, क्योंकि ये खुद दलित हैं और दलितों का जीवन, उसका क्या जिंदगी है, उसके विषय में इसमें बताया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें दलितों की पीड़ा बोल रही है। दलित वर्ग सदियों से अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव झेल रहा है, उसे जूठन खाना पड़ता है। लेखक अपनी ही आत्मकथा में अपनी ही पीड़ा को बेबाक चित्रण। स्कूल में लेखक को झाड़ू लगाना पड़ता था। स्कूल के शेष बच्चे उसे देखकर हंसते रहते थे। हेडमास्टर द्वारा दी जा रही इस यातना से लेखक का रोम रोम कांप उठता था। लेखक के पिता ने स्कूल जाकर के डांट डपट की। पिता के हौसले पर लेखक अत्यंत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसके जो हेडमास्टर थे ना, इसको झाड़ू लगाने के लिए बोलते थे, और एक दिन उसके पिताजी ने देख लिए और जा करके वो टीचर से डट करके बात किए। जूठन खाना अत्यंत अपमान की बात है, पर जिसका पेट न भरा हो और पेट भरने के लिए कोई जीविका न हो और प्रतिमाह वेतन का कोई रास्ता न हो, तो इसके लिए मान क्या अपमान क्या दोनों बराबर है। कहते जिसके पेट भरने का भोजन नहीं है, जिसके महीने में कोई पैसा आमदनी आने का रास्ता नहीं है, तो बताइए उसके लिए मान और सम्मान क्या होगा, उसको तो जूठन ही खाना पड़ेगा ना। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे, कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण लेखक की माँ मेहनत मजदूरी करती थी, वह साफ सफाई का भी काम करती थी, पारिश्रमिक भी पर्याप्त न मिलता था। शादी विवाह के मौके पर मेहमान या बाराती के खाना खा लेने के बाद बड़े बड़े टोकरों में पत्तल सहित जूठन उठाया जाता था। गरीब जूठन खाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बाराती से इतना जूठन आई कि महीनों खाते रहे। सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। अब लेखक जब इन सब बातों के बारे में सोचता है तो उनके मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। लेखक को ऐसे जीवन पर अपमान महसूस होता है। बदला लेने की भावना बलवती होने लगती है। बड़े घरों के लोग जब लेखक के शहर के निवास पर आते तो उनका मान सम्मान होता था। बदले में वे जहरीली टिप्पणियां कर जाते थे। निष्कर्षतः इसका जो निष्कर्ष निकला है कि दलित लेखन के एक श्रेष्ठ लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी श्रेष्ठ रचना जूठन, जो पाठकों के हृदय में दलित कल्याण करने की प्रेरणा जगाती है और दलितों में ऊपर उठने की
भावना जगाती है। यानी कि ये जो जूठन है ना, ये दलित से रिलेटेड है, दलित को ऊपर बढ़ने का मार्ग बताता है, उसे डट करके मेहनत करके आगे काम करने के लिए बताता है, ताकि आप अच्छे से काम करते रहे, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। और आपको समाज में अब डरना नहीं है, बल्कि डट के रहना है और काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा का केंद्रीय भाव लिखे। ओ सदा नीरा जिसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं, उसका उत्तर लिखेंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर है। माथुर जी एक प्रतिभाशाली निबंधकार है। उनके लेखन के बहलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप है। तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों एक सुव्यवस्था, सुचारू, सुरुचि और कलात्मकता को आवश्यक मानते थे। सौंदर्य प्रियता और क्या है के लालित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। यह निबंध सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अतरंग झांकी पेश करता हुआ स्वयं गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखाई पड़ता है। कहते हैं गंडक चंपारण में बहने वाले उच्चृंखल नदी है। गंडक के विषय में लिखा है, यह नदी अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। गौतम बुद्ध के समय घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुक जाता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष की प्राकृतिक देवी वनश्री की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए ये लाइन जो है ना, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि वसुंधरा मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान देंगे आप। और उसका फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे कि वर्तमान, कहते कि ये नहीं होगा, कहते वर्तमान और अतीत की आंधहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सके। गंडक तो उच्चृंखल कन्या ही रही, ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गार भी ऐसे सुहाया नहीं। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृतियों के ताल दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सस्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतसः में ठिठकी हुई वह बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल इन तालों को कहते हैं चोर और मन। चोर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाती है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल है। कहते मन जो है ना, ये विशाल और गहरे ताल है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, इसमें कोई तीरथ तोड़े अब वे खंडहर दिखाई पड़ते हैं। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं। नारायण का ये बनने वाली नहरें ही इस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही होता है उनका त्राणकर्ता चक्र।
लेखक मन ही मन उन्हें नमस्कार करता है। तो ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युग्मों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से गंडक को संबोधित करती है। गंडक की चिरचंचल धारा ने आराधना के फूलों को ठुकरा दिया। समासतः गंडक नदी, सारांशतः गंडक नदी की चाल, ढाल और उसके कारण परिवर्तन को निबंधकार ने रेखांकित किया है। यह अत्यंत दिलचस्प निबंध बन गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन सब क्वेश्चनों को अगर आप देख लेते हैं ना, अगर याद करें या नहीं, सिर्फ अगर एक दो बार अगर आप सुन लेते हैं ना, तो ज़रूर है कि आप जो है ना अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि सुना हुआ बात आपको तभी याद आएगा और आप जो है ना अच्छे से लिख पाएंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।